Yes, good afternoon. Assalamu alaikum. I am very much thankful to all the media persons, those who are here today, and for special thanks to the Telugu media. And I am extremely sorry for Telugu media that I don't know that much of good Telugu that I can say something in Telugu. सबसे पहले मैं आप तमाम को, मेरा नाम ख्वाजा बिलाल अहमद है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक रुकन बल्दिया की हैसियत से मैंने काम किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैं 17 साला एक छोटा सा रुकन की हैसियत से मैंने काम किया। 2009 के अंदर GHMC के इंतखाबात जब हुए तो इंतखाबात के अंदर मैंने रेन बाज़ार वार्ड 29 से कामयाबी हासिल की और उससे पहले मैं इत्तेहाद इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्रेसिडेंट रहा और हल्के के अंदर एक सरगर्म कारकुन की हैसियत से मैं काम करता रहा। पूरी ईमानदारी से और पूरी दियानतदारी से मैंने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जमात की जो पॉलिसीज़ थी, तमाम पॉलिसीज़ के जमात का जो हुक्म था, हुक्म के मुताबिक मैंने हमेशा अवाम के दरमियान में रह के अवाम का काम करता रहा। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुझे 2009 के इंतखाबात में कॉरपोरेटर की हैसियत से अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा और मैं 2011 से 2012 तक GHMC स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रह चुका। उस वक्त के मेयर बंडा कार्तिका रेड्डी मेयर हुआ करती थी मोहतरमा, तो मेयर की चेयरमैनशिप के अंदर मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम से मुतमईन रहा और हल्के के तमाम लोग भी मेरे और जितने मेरे लोग मुझे जानते हैं तमाम लोग जो है मुझसे काफ़ी खुश थे और मैंने जमात का ईमानदारी से काम निभाता रहा। मुझे महाराष्ट्र शोलापुर की जिम्मेदारी दी गई थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार की हैसियत से शोलापुर के अंदर मैंने काम किया और मैं वो पहला शख्स था जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शोलापुर के अंदर अगर किसी ने पहला कदम रखा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहा। और ये इलेक्शन से पहले जब वहाँ पर सुशील कुमार शिंदे साहब की दफ्तर परिणीति शिंदे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार रही और मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार की हैसियत से मैंने वहाँ पर काम किया और नताइज जैसा मीडिया वाले जानते हैं, हमारे तमाम लोग जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं वो तमाम लोग जानते हैं कि वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 40,000 वोट हासिल किए। सुशील कुमार शिंदे साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे और शोलापुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। शोलापुर कांग्रेस की एक ऐसी सीट कही जाती थी जिसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जाकर 40,000 वोटें वहां से हासिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितनी ईमानदारी से और कितनी मेहनत से मैंने जमात का वहाँ पर काम किया। बहरहाल उसके बाद जब कॉरपोरेशन इलेक्शंस आए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे कॉरपोरेशन इलेक्शन के अंदर मुझे ज़िम्मेदारी दी थी और मैंने ज़िम्मेदारी को बखूबी अच्छी तरीके से निभाया। नताइज आपके सामने हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक कांग्रेस की जो लहर है वो कांग्रेस की लहर के सामने महाराष्ट्र के अंदर हर नताइज कमज़ोर आते गए, लेकिन शोलापुर ये वो हल्का रहा जहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 9 कॉरपोरेटर मैंने वहाँ पर कामयाब करवा के दिए।
और मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं एक ऐसी सियासी जमात के लिए काम कर रहा हूँ जो कि एक मुसलमानों के फलाह बहबूद, मुसलमानों के हक़ के लिए और मुसलमानों की सरबुलंदी के लिए और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जमात काम करती रही। मैं यही सोचकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम बड़ी ईमानदारी से और काफ़ी जज्बे से मैं ये काम करता रहा। लेकिन मैंने जब इस चीज़ को गौर किया कि हमारे काम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम से किन जमातों को जो है फ़ायदा पहुंच रहा है और किन सियासी जमातों को नुकसान हो रहा है, मैंने जब काफ़ी ज़्यादा इसके पीछे गौर व फिक्र किया तो आज आपको यहाँ पर और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस बुनियाद पर मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी हासिल करने का ऐलान किया। देखिए, ये तमाम लोग जानते हैं कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क मजहबों का एक गुलदस्ता ये मुल्क कहा जाता है। ये मुल्क हिंदू मुसलमान भाईचारगी के लिए माना जाता है और ये मुल्क किसी एक मजहब के तबके के मानने वालों का ये मुल्क नहीं है। ये मुल्क हर मजहब के मानने वालों के मजहब को बढ़ावा देने वाले मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। आप देखिए, दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर किसी एक मजहब के मानने वाले को इजाज़त, यानी हर मजहब के मानने वाले को किसी एक मुल्क में अगर इजाज़त मिलती है तो ऐसे कई मुल्क हैं, लेकिन हर मजहब को मानने वाला अगर कोई मुल्क है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। जैसा कि आप देखिए, अगर मैं आपको मिसालें दूं तो आप अमेरिका देखिए, क्रिश्चियनों की प्रमोशन के लिए वहाँ पर जो है वहाँ की हुकूमत और तमाम वहाँ के इंतज़ामिया उनके लिए काम करता है। आप देखिएगा, जैसे अगर सऊदी अरब की मैं मिसाल दूँ तो सऊदी अरब मुसलमानों के लिए काम करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से इस बात को कहता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ, यह हिंदुस्तान किसी एक मज़हब का नहीं है। तो हमको भी यही चाहिए कि हम हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमानों के साथ मिलकर हम अपनी मसाइल के लिए लड़े। अगर हम ये तवक्को रखते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे अगर कोई बात आए और हमारी ये तवक्को है हमारे मुसलमानों की बात के लिए हमारे अबराए वतन यानी मेरे दूसरे मज़हब के मानने वाले भाई अगर हमारी आवाज़ बनकर ठहरे तो ये मोहब्बत और अमन चारगी से ये बात का पैगाम पहुंच सकता है, ना ही कि नफ़रतों की सियासतों से, ना ही कि किसी मज़हब के मानने वालों को बुरा बोलने से। ये बातें मुसलमानों के अंदर और गैर मुसलमानों के अंदर तफरका पैदा करने वाली बात है। आप बताइए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस मोड़ पर आकर ठहरी है? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो सियासी जमात नहीं रही जिसके अंदर मैंने आज से 17 साल पहले मैंने शमूलियत हासिल की थी। मैं इस बात को फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने मरहूम सदर मेरे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब सालार मिल्लत कर उनके कारनामे देखकर मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल की थी। और मैं जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल किया, आज के जो सदर है मजलिस के वो चारमीनार के MLA हुआ करते थे। आप बताइए, क्या कभी, मैं मीडिया वालों से सवाल करना चाहता हूं कि क्या कभी नांदेड़ को छोड़कर क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी कहीं बाहर किसी दूसरे स्टेट के अंदर इंतखाबात में हिस्सा लिया? ये कभी सालार की पॉलिसी नहीं रही। सालार हमेशा वक्त की हुकूमतों से लड़ते रहे और मुसलमानों के मसाइल को मनवाते रहे। लेकिन आज वक्त की हुकूमतों के, मैं कुछ खुल के कहना चाहता हूं कि वक्त की हुकूमतों के जूतियां चाटने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहां पर आज अपना मुकाम पैदा करी हुई है। आप बताइए, कांग्रेस से आज मैंने जब गुलाम नबी आज़ाद साहब से मैंने मुलाकात की तो गुलाम नबी आज़ाद साहब ये वो एक ऐसा शख्स है, अगर सेकुलरिज्म को ज़िंदा चलते हुए किसी को देखना है तो जाके गुलाम नबी आज़ाद साहब को देखें। यकीन जानिएगा, सेकुलरिज्म के सही माने गुलाम नबी आज़ाद साहब से आपको मिलेंगे। उन्होंने मुझको 2 घंटे बिठाकर
सिर्फ सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कि हिंदू फिरका परस्त ताकतों को आज हिंदुस्तान के अंदर ताकतें मिल रही है। ये ताकतें सिर्फ जो आज मिल रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे हैदराबाद की कायदीन है। आप बताइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कौन सा ऐसा, इनकी वहाँ पर कौन सी ऐसी बॉडी थी जो बिहार के अंदर काम की? आप बताइए, मैं खुद भी बिहार के अंदर 45 दिन मैंने काम किया बिहार के अंदर। वहाँ पर हमारी कोई इफ्तिदाई के सदर मोहतमदीन नहीं, हमारे वहाँ पर कोई वर्कर नहीं, वहाँ पर हमारी कोई तंजीम नहीं, वहाँ पर कोई हमारी यूनिट नहीं, वहाँ पर हमारे कोई कायदीन नहीं। हम ऐन इलेक्शन से 2 महीने पहले बिहार के इलेक्शन का ऐलान करते हैं और जाके वहाँ पर हम अपने मुहिम का स्टार्ट करते हैं। आप बताइए, इससे फ़ायदा किसको पहुँचता है? इससे फ़ायदा आपके जो भड़काऊ भाषण हैं, आपके जो फ़िरक़ा परस्ती के जो अल्फाज हैं, आपके फ़िरक़ा परस्ती के अल्फाज सिर्फ कम्युनलिज्म के ऊपर जो पॉलिटिक्स चलाते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपके बयानात दिए जाते हैं। आप तमाम से मैं और एक बात आपको कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि बताइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ये मुसलमानों को इत्तेहाद की बुनियाद पर दावत दी। मैं आपके सामने कुछ पेपर्स बताना चाहता हूँ। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसका नाम तांडा है। ये तांडा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तांडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर संजू देवी करके एक भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, अजीमुल हक पहलवान करके एक समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, और एक मनोज कुमार वर्मा करके बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट था, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट का नाम इरफान पठान था। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने 74,768 वोट हासिल किए और अजीमुल हक पहलवान समाजवादी पार्टी का 73,043 वोट्स हासिल किया। यानी इसकी शिकस्त, भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट जीता है, उसकी जो जीत की कामयाबी बनी वो सिर्फ 800 वोटों की कामयाबी बनी। और आप बताइए, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट कितने वोट लेता है? 2070 वोट लेता है। अगर ये माना कहूँ कि अगर ये बीजेपी की दलाली नहीं है तो फिर मुसलमानों को गुमराह करने की जो है ज़रूरत नहीं है। आप बताइए, सरस्वती करके कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर राम फरानी करके भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहा जो 79,437 वोट्स लेता है। मोहम्मद रमज़ान करके समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है जो 78,900 वोट लेता है। इसकी शिकस्त 450 वोटों की इसकी शिकस्त होती है और बीजेपी का कैंडिडेट 450 वोट से जीतता है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सैयद कलीम करके कैंडिडेट वहाँ पर जो है अपने उम्मीदवार बनाकर वहाँ पर पेश किया था, उसने 2,983 वोट लिए। आप बताइए, 400 वोटों से बीजेपी का कैंडिडेट जीता है और एमआईएम का कैंडिडेट वहां पर 2,900 वोट लेता है। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे आपने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया, क्या ये काफ़ी नहीं है हम मुसलमानों को समझने के लिए कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरफ जा रही है? आप देखिए, गैनसारी करके कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, जिसने जुमला 55,760 वोट लिए। और वहाँ पर एक अलाउद्दीन करके बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है जो 53,413 वोट उसने लिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंजूर आलम खान वहाँ पर एक कैंडिडेट था जिसने 4,000 वोट लिए। आप अगर इन चीज़ों को अगर हम ना समझें तो हमारे लिए आगे मुस्तकबिल के अंदर और भी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। आप बताइए, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक के इंतखाबात का ऐलान करती है और कर्नाटक के अंदर ये ऐलान करते कि 60 सीट लड़ाएंगे। आपकी कर्नाटक में कोई तंजीम नहीं है, आपकी कर्नाटक में कोई वर्कर नहीं है, आपकी कर्नाटक में कोई यूनिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप कर्नाटक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ वहाँ पर कांग्रेस पार्टी यानी एक सेकुलर पार्टी को वहाँ पर शिकस्त हो और वहाँ पर
भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जैसे साबिक़ा में इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर फ़ायदा पहुंचाया, वैसे ही मुस्तकबिल के अंदर कर्नाटक के अंदर भी ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहीं पे जा रहे हैं। आप बताइए, हम इस मुल्क में रहते हैं जहां पर एक मजहबों को मानने वाला एक यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क कहा जाता है, जिसके अंदर हर मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। तो हमको हर के साथ मिलकर, सबके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और जब हम बात करते हैं कि हम अगर ये कहते हैं कि आज मजलिस इत्तेहाद, अब इलेक्शन आएंगे फिर 2019 के अंदर, तो 2019 के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर अपने हलकों के अंदर पैदल दौरे करेगी। पैदल दौरों के अंदर फिर यही कहा जाएगा कि मुसलमानों इत्तेहाद की ज़रूरत है। हम जब पुराने शहर के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पुराने शहर के डेवलपमेंट को कम्युनलिज्म की डिबेट पे कन्वर्ट किया जाता है। क्या पुराना शहर तरक्की करने के लायक नहीं? आप बताइए, आज पुराने शहर के अंदर क्या मेट्रो रेल की जरूरत नहीं? आप बताइए, क्या तेलंगाना के अंदर मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात की रिजर्वेशन की क्या जरूरत नहीं? हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इन सवालात को पैदा करते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी मुबाहिस को कम्युनलिज्म की तरफ लेके जाए। और जब मैंने कांग्रेस पार्टी का, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब से मैंने मुलाकात किया, मैं उस वक्त इस बात को अहद कर लिया था कि मैं आज से इन ताकतों से खुल के लड़ूंगा जो ताकतें हिंदुस्तान के जमहूरी मुल्क के जमहूरियत को कमजोर करने वाली, भले ही मैं फिक्र नहीं करूंगा। मैं पुराने शहर के उस हल्के से ताल्लुक़ रखता हूं जिसका नाम याकुतपुरा है। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करने के लिए मैंने 23 मुकदमात को सामना किया। मैं 6 मरतबा जेल गया, मेरी राउडी शीट खोली गई, मुझ पर पीडी एक्ट डाला गया, उसके बाद मेरा पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया, मेरा वेपन लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन मैं आप तमाम के सामने एक वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं, अगर मेरी जान भी जाती है तो मैं अपनी जान को दे के रहूंगा, लेकिन पुराने शहर के मुसलमानों के दरमियान में ठहरकर सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बारे में जरूर बात करूंगा। अगर इसकी मुखालिफत अगर कोई करेंगे, खुदा की कसम अपनी जान को पेश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी के सामने झुकने वालों में से मैं नहीं हूं। मेरे पर जितने जुल्म सितम हो चुके हैं, अब आपके पास कोई चीज बाकी नहीं रही कि मुझ पर जुल्म करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर जुल्म झेल चुका हूं। अगर कोई चीज मेरे पे बाकी है तो वो सिर्फ एक एनकाउंटर ही बाकी है जो कि आप करवा सकते हैं, वो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूं। आज लोग कहते हैं मुझे कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से दस्तबरदारी हासिल की, ये गलत बात है, आप गद्दार हैं, आप कौम के आप मुनाफिक हैं। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी कलमा वही है, आपका कलमा अलग नहीं। मैं जब 17 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम किया, जब मैं बहुत जियाला, नौजवान, जज्बाती, हर तरह से मुझे कहा जाता था। आप कई तकरीरें असदुद्दीन अवैसी साहब की याकुतपुरे के अंदर आप सुनिए, कई मरतबा उन्होंने कहा, मेरा मर्द मुजाहिद कॉर्पोरेटर ख्वाजा बिलाल इस शहर नशीब पे बैठा हुआ है, इससे पूछिए मक्का मस्जिद के फसादों के बाद किन लोगों ने हल्कों के अंदर पैदल दौरे किए। क्या उस वक्त मैं मर्द मुजाहिद था? उस वक्त मेरे पास कौम का जज्बा, दर्द, तकलीफ सब कुछ थी। लेकिन आज जैसे ही मैं सदर मजलिस को, जैसे ही मैंने जमात का इस्तीफा दिया, मेरा नाम लिखा गया कि गद्दार मजलिस। अरे मुझे मंजूर है गद्दारी, लेकिन मैं फिर भी उस ताकत को कभी साथ नहीं दूंगा जो ताकत हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को कमजोर करने के लिए। आप बताइए, अगर क्या हिंदुस्तान के अंदर आज जो सियासत जिस तौर पर चल रही है, 2 सियासी जमातें चाहते हैं कि हिंदुस्तान के 15% मुसलमान एक सियासी जमात में आ जाए और 85% गैर मजहब को मानने वाले लोग एक सियासी जमात में आ जाए। 15% मुसलमानों को एक सियासी जमात में लेने की कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है और 85% गैर मुसलमानों को एक सियासी जमात में जोड़ने की कोशिश
ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर अमित शाह का एक एडवोकेट है जिसका नाम बहुजा है, अतिल बहुजा, नितिन बहुजा उसका नाम है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा था कि मुझे एक एडवोकेट ने लेटर लिखा 11 सितंबर 2015 अमित शाह के घर पर रात में 3 बजे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अमित शाह से मुलाकात करते हैं। इसका खुलासा अरविंद केजरीवाल ने किया था। क्या कभी ये वीडियो पुराने शहर में वायरल हुई? नहीं होगी। और मैं दिल की गहराइयों से मैं बात कहना चाहता हूं, आज सोशल मीडिया, देखिए सहाफत एक ऐसा पेशा है, आप हर एक को सुनते हैं, लेकिन आपको चाहिए, आज अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कम्युनिज्म को अगर कहीं बढ़ावा मिल रहा है तो ये कुछ मीडिया वालों की वजह से भी मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराने शहर की मीडिया, आज अगर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कम्युनल फेस अगर किसी ने बनाया तो वो हमारे हिंदुस्तान की मीडिया है। मैं तो मीडिया वालों से गुजारिश करता हूँ कि आप कम्युनलिज्म को प्रमोट ना करें, आप सेकुलरिज्म का साथ दें। आज सेकुलरिज्म कहाँ जिंदा है? आप बताइए, क्या हमारे पास कभी हुआ करता था? मेरे कई हिंदू दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त हुआ करते, मैंने स्कूलों में पढ़ा, मैं सिकंदराबाद के कोतवाल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं हिंदू दोस्तों के साथ बैठता था और उनकी बहनें मेरे हाथ पे राखी बांधा करती थी। और मेरा दोस्त विजय करके, वो ईद के दिन मेरे घर पे आके मेरी वालदा के हाथ से सिवैया खाता था। आज ये आने के लिए तैयार नहीं है, विजय की बहन मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मजहब को इस तरीके से इन लोगों के सामने पेश किया कि ये लोग समझते हैं, ये लोगों को हमारे कायदीन ने, चाहे वो दो तरफा, चाहे मुसलमानों के कायदीन हो या गैर मुसलमानों के कायदीन हो, हम लोगों ने इस तरीके से इसको प्रमोट कर दिया कि इनको नफरत की दीवार पर लाकर ठहराने वाले हमारे अपने कायदीन हैं कि जो नफरत की दीवार पर लाकर जो आज खड़ा करें। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? ये हमारे जो भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं, ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। मैं सिर्फ भड़काऊ भाषण से मुराद, मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ मुसलमानों को कह रहा हूं। आप बताइए, हमारे दूसरे मजहब के मानने वाले लोग भी किस तरीके से इश्तिहार, एक अंग्रेज बयानात उनके आते हैं। और ये बयानात की शुरुआत कहां से हुई? ये बयानात की शुरुआत जो हुई है, ये हमारे अपने लोगों से शुरू हुई। तो हम अगर आज कम्युनलिज्म अगर इस हद तक आगे बढ़ चुका है तो इसके अंदर यकीनन हम जिस सियासी जमात का साथ देते रहे, उस सियासी जमात की बराबर इसके अंदर हिस्सेदार है। मैंने जैसा भी आपके सामने बताया, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से जिताने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर किया गया। क्या यह मेरी बात गलत है? अगर जब हम इन बातों को बोलते हैं किसी के सामने तो हमारे से कहता है कि तुम कांग्रेस पार्टी के अंदर शमूलियत के लिए बताओ मुसलमानों, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को क्या किया? बाबरी मस्जिद की शहादत की, जज्बाती बातें हमारे सामने करते हैं। अरे कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबरी मस्जिद की शहादत दी, बाबरी मस्जिद की शहादत में अगर कांग्रेस पार्टी का अगर इसके अंदर कोई दखल रहा, तो क्यों आप और आपकी जमात के सदर, मरहूम सदर 14 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस एंजॉय करते रहे? बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त आप अलायंस के अंदर कांग्रेस पार्टी से थे। अगर कांग्रेस पार्टी उसके अंदर शामिल थी तो आप अपना अलायंस तोड़ना था। लेकिन वक्त के हिसाब से चलना, सियासत, जैसे कि उनका एक बयान है, सियासत हमारे घर की लौंडी है। यकीनन आपके घर की लौंडी, आपने घर की लौंडी को इस तरीके से आपने उसको परख के रखा है कि आपने देख लिया था 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी फिर से दोबारा तेलंगाना के बाइफर्केशन के बाद फिर इक़्तिदार पे नहीं आने वाली थी। आप अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर है, अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी सोच दी है, सियासी हालात आप दूर से देख के समझते हैं। तो जब तेलंगाना का बाइफर्केशन हुआ, बाइफर्केशन के बाद आपने इस बात को समझ लिया कि वहां पर फिर तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी वापस आने वाली नहीं है।
इसलिए आपने चार मीनार मंदिर का इश्यू आपने उठाया और कांग्रेस पार्टी से अलायंस को तोड़ने का ऐलान किया। अगर इनको मालूम होता, आप बताइए क्या चार मीनार मंदिर आज हमारे लिए नहीं है? चार मीनार मंदिर 50 साल से वहां पर मंदिर है। 50 साल में कभी आपको चार मीनार मंदिर की बात याद नहीं आई, लेकिन कांग्रेस से अलायंस तोड़ने के लिए आप आज एक मुहिम चला के तेलंगाना के अंदर एक नया माहौल पैदा करने के लिए, क्योंकि आपको टीआरएस के साथ जाना था और आप टीआरएस के साथ हैं। उस वक्त भी जब टीआरएस के साथ आप थे, जब कांग्रेस के साथ आप थे और आपने कांग्रेस का जब अलायंस तोड़ने का ऐलान किया दारुसलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस वक्त भी आप टीआरएस की मुखालिफत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही टीआरएस जीत के आई, आते ही दूसरे दिन मेरे दोनों कायद केसीआर के घर पे जाके मुलाकात करते हैं। यही मीडिया वालों ने बताया उसको। 2 दिन पहले तक मुखालिफत रही, लेकिन जैसे ही टीआरएस की हुकूमत आई, टीआरएस की हुकूमत आने के बाद आपने जाके टीआरएस के साथ अपनी शमूलियत का इख्तियार, बहरहाल आपने अलायंस का ऐलान किया। जी वाले साहब जी वो कम्युनलिज्म करते नहीं था वो कुछ मीडिया। जी जरूर। मैं आप शायद मेरे एक अल्फाज को पकड़े, मैं ऐसा आपको हाथ बता के ये कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि मैं सबको नहीं कह रहा। अगर हिंदुस्तान के अंदर आप बताइए नरेंद्र मोदी को गुजरात के गोधरा के वाक़े के बाद क्या नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के वजीर आजम की सीट पे बैठने का या कभी कोई लोग जानते थे नरेंद्र मोदी को? नहीं जानते। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मुजाहरा किया गया, गुजरात गोधरा के अंदर एक ऐसा मुजाहरा किया गया कि मीडिया ने नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ा कम्युनल फेस बता दिया। तो जब वो एक बड़ा कम्युनल फेस बन गया, तब मीडिया वालों ने बताया कि आज ये इंसान एक बड़े हिंदुस्तान के एक बड़ा यानी इज्जतदार जो हमारा अहदा है, वजीर आजम का जो अहदा है, उस अहदे पे बैठने के लिए ये इंसान काबिल है। आप बताइए नरेंद्र मोदी को अगर यहां तक अगर आज किसी ने लाया, तो मेरा मतलब मेरे भाई आपसे नहीं है, मेरा मतलब आजाद रिपोर्टर से नहीं है, मेरा मतलब कोई हमारे यहाँ पर ठहरे वाले भाइयों से नहीं है। हिंदुस्तान की तमाम मीडिया, तमाम मिशनरी जो ऊपर बैठी है, ऊपर बैठने वाली मिशनरी इसको इस्तेमाल की और इसको इस्तेमाल कर आज उसने इसको एक कम्युनल फेस के तौर पर लाके बताया। लेकिन साथ ही साथ अगर हम सिर्फ इन मुबाहिस पे जाएं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान है और हमको अब इस वक्त जरूरत है कि हम एक सेकुलर पार्टी का साथ दें, उस सेकुलर सियासी जमात का साथ दें जो सेकुलर पार्टी मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहती है। सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहती है। हम मुसलमानों का इस वक्त का तकाजा है कि हम मुसलमान इस वक्त कम्युनलिज्म को छोड़ें, हमारे दिलों से ये सियासी नफरतें निकाले और एक बहुत बड़े शैतान को डिफीट देने के लिए हमको सियासत तौर पर एक सेकुलर पार्टी का साथ देने की जरूरत है। और उसके लिए मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अपनी 17 साल सियासी जिंदगी से मैंने वहां पर इस्तीफा इनको पहुंचाकर मैंने इस बात का ऐलान भी किया कि मेरे साथ मेरे बाजू बैठे हैं मेरे सैयद कलीम साहब, ये सीपीआई इंसाफ के ग्रेटर हैदराबाद के प्रेसिडेंट रहे, तो ये भी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर शमूलियत की। मैंने सोहेल भाई से मुलाकात किया, मैंने उत्तम कुमार रेड्डी साहब से मुलाकात किया, मैंने शबीर अली साहब से मैंने मुलाकात की, मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब से मैं मुलाकात किया। तो इन लोगों से मिलने के बाद यकीन जानिएगा हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हिंदुस्तान का जो अपना एक तनव्वुर है, इसको जिंदा रखने के लिए वक्त का तकाजा है कि मुसलमानों को इस वक्त कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए। और मैं फिर से दोबारा कहता हूँ, जितना जुल्म सितम मुझ पर हो चुका, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहने पे ही हो गया। मैं मजलिस का रुकन था, मुझ पर 23 मुकदमा किए गए। मैं मजलिस का रुकन था, मैं 6 मरतबा जेल गया। मैं मजलिस का रुकन था, मेरी प्रोडिशिप खोली गई। मैं मजलिस का रुकन था, मेरा वेपन लाइसेंस सस्पेंड किया गया। मैं मजलिस का रुकन था, मुझ पर पीडी एक्ट का डालने की कोशिशें की गई। लेकिन अब इनके बाद कोई चीज बची नहीं है कि जालिमों को जुल्म करने के लिए। उसके बावजूद भी
अगर मेरी जान भी जाती है तो यकीनन मैं अपनी जान को पेश करूंगा, लेकिन सेकुलर पार्टी का साथ देने के लिए कभी पीछे नहीं हूंगा। तो मैं मीडिया के भाइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने काफी वक्त मुझे दिया, और अगर आपके पास कुछ सवाल है मेरे लिए तो जी जी। बिलाल साहब का हम हार्टली कांग्रेस वर्कर्स आप पूरे यहाँ पर जमा हुए हैं, आपका तहे दिल से कांग्रेस में इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया।